जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रीति जिंटा एक्चुअली में बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में एक हैं जिनको कि वाकई में नेचुरल ब्यूटी के नाम से बुलाया जाता है, जो बिना मेकअप के भी इतनी शानदार लगती हैं, इतनी खूबसूरत लगती हैं कि उनकी खूबसूरती आपकी आंखों में बस जाएगी। लेकिन आप इमेजिन करिए कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो ऑब्वियस सी बात है इतनी पॉपुलर होने के बाद में महाकुंभ में जाती है, एक तस्वीर साझा करती है, और इसके बाद में हमारे देश में जितने भी लेफ्ट लिबरल बैठे हुए हैं, इस्लामिस्ट बैठे हुए हैं, और एक हद तक मैं कहूँ तो कांग्रेस वाले भी, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स कांग्रेस से निकल कर आया है उससे तो यही समझ में आता है कि ये सब के सब उनके ऊपर टूट पड़े हैं। हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा के बारे में, जो कि अब इस कंट्रोवर्सी में फंस चुकी हैं कि उन्होंने पैसा लेकर सरकार की मदद से लोन चुकाया था या नहीं चुकाया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि यहाँ पर एक्चुअली में उनका गुनाह क्या था। क्या एक हिंदू होना हमारे देश में वाकई में इतना बड़ा महापाप हो चुका है कि अगर आप कुंभ जा रहे हो, उसके बारे में व्याख्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाएंगे? या कुंभ जाना आज की तारीख में इतना बड़ा जुर्म हो चुका है? और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कहानी सिर्फ और सिर्फ इस कुंभ की तस्वीर से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये पूरी कहानी उनके कुछ दिनों पहले किए गए एक ट्वीट से ही शुरू हो गई थी, जिसमें कि उन्होंने जितने भी लोग ये अंधभक्त कहते रहते हैं, जितने भी लोग ये कहते रहते हैं कि हमारे देश की सरकार बहुत घटिया है या ओपिनियंस को लेकर बात करते रहते हैं, उन सबकी उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से खिड़कियाँ खोल के मतलब उनकी बैंड बजा दी थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पूरी कहानी की, इसी पूरी कंट्रोवर्सी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं और समझेंगे कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है और क्यों इस देश में वाकई में अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के होने के साथ साथ अपने हिंदू धर्म के बारे में बातचीत करते हो तो कैसे आप बिना कुछ किए ही एक गुनहगार हो जाते हो। दरअसल प्रीति जिंटा ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है लोगों के साथ सोशल मीडिया पर, सब इतने सिनिकल क्यों हो चुके हैं। अगर किसी ने अपनी चैट विथ एन एआई बॉट के बारे में बात कर ली तो लोग समझते हैं कि ये एक पेड प्रमोशन है। अगर तुम अपने पीएम की तारीफ कर दो तो तुम भक्त बन जाते हो, और अगर गॉड फॉरबिड अगर तुमने प्राउड हिंदू या फिर इंडियन लिख दिया तो तुम एक अंधभक्ति हो जाओगे। छोड़ दो यार, लोगों को वैसा एक्सेप्ट करो जैसे वो लोग हैं, नॉट जैसे कि हम सोचते हैं कि उन्हें होना चाहिए। शायद हम सबको एक चिल पिल लेने की जरूरत है और एक दूसरे से खुशी से बात करने की भी जरूरत है। अब मुझे मत पूछना कि मैंने जीन से शादी क्यों की। मैंने उससे प्यार करने की वजह से शादी करी, क्योंकि सरहद पर एक ऐसा शख्स है जो मेरे लिए अपनी जान दे सकता है, समझे। इफ यू नो टिंग। ये ट्वीट किया था प्रीति जिंटा ने कुंभ जाने के कुछ दिन पहले, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट को लेकर, लोगों के ओपिनियंस को लेकर बहुत ही क्लियर शब्दों में बातें कही थी, जो कि लिबरल लॉबी के बैठे हुए लोगों को सीधे तौर पर चुभ गई जाकर। एंड वो लोग इस फिराक में बैठ गए कि नहीं यार, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड माइंड यू, ये जो ट्वीट था ये 20-21 तारीख के आसपास ही प्रीति जिंटा ने किया था, और इसके बाद ही पूरा का पूरा हड़कंप मचना शुरू हो गया। इस ट्वीट के ऊपर अरफा खानम शेरवानी का मैं आपको एक ट्वीट बताता हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा किस तरह की मानसिकता के लोग प्रीति जिंटा की तरफ बढ़ने लगे। अरफा खानम शेरवानी ने प्रीति जिंटा के इस ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया कि इस ट्वीट का ट्रांसलेशन ये है कि प्रीति जिंटा बोल रही है कि भैया कोई प्रीति जिंटा को प्लीज़ कोई फिल्म दे दो, क्यों मुझको कोई प्राउड हिंदू या फिर पीएम प्रेजर वाला रोल नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने लिखा कि इंडस्ट्री जो है एक और पेट्रियोटिज्म और लॉयल्टी को शायद यहाँ पर मिस कर रही है। अब देखिए, अरफा खानम अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को प्राउडली एम्ब्रेस करती हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, आप जिस भी धर्म के हो आपको उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। तालिबान, हमास, हिजबुल्ला को लेकर इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, ये खुद ही अपने ट्वीट्स में कई बार इस बात को जाहिर कर चुकी हैं। जब मुस्लिम इंटरेस्ट को नॉन मुस्लिम सपोर्ट की नीड होती है तो ये स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा टेम्परेरी शिफ्ट भी कर लेती हैं और उसकी बात भी करती हैं। मुख्तार अंसारी जैसे जो गैंगस्टर्स हुए हैं उनके लिए ये भैया आंसू भी बहाती हैं। लेकिन प्रीति जिंटा को अपनी हिंदू आइडेंटिटी और पॉलिटिकल ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए टॉलरेट ये नहीं कर पा रही, बल्कि यहाँ पर बात सिर्फ प्रीति जिंटा की नहीं है, जितने भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऐसे हैं जो कि हिंदू होने की बात को खुलकर करते हैं, उनको ये लोग, जितने भी लेफ्ट लॉबी के लोग हैं, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इंडियन सोसाइटी की दरअसल ये कंडीशनिंग दी गई है कि एक मुस्लिम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को ओपनली एक्सेप्ट कर सकता है और वो एक्सेप्टेबल भी होगा समाज में। लेकिन अगर एक हिंदू, अगर मैं ही इस तरह की बात करता हूं, कुछ ऐसा करता हूं कि भैया मैं अपने हिंदू होने पर गर्व की बात करता हूं, तो उसे इंस्टेंटली बाइगॉट लेबल दे दिया जाएगा। और प्रीति जिंटा को इस समय यही चीज फेस भी करनी पड़ रही है। अनवारंटेड अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं जो लोगों को काफी डिफेंसिव बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर की जाती है जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करना एक लायबिलिटी समझने लगो, और आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं यार, आपने तो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करके शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसके बाद मनी लाइफ का एक आर्टिकल आता है
मनी लाइफ का वो आर्टिकल जिसमें कि प्रीति जिंटा के बारे में बात करी जाती है 2020 की एक रिपोर्ट के रेफरेंस लेकर। ये आर्टिकल भी आता है भाई उसी टाइम पर जिस टाइम पर ये पूरी महाकुंभ वाली तस्वीर निकलकर सामने आई थी। अब इस आर्टिकल में क्या लिखा था? इस आर्टिकल में लिखा था कि 29 जनवरी 2020 को कुछ एक्स एम्प्लॉयज ने आरबीआई को एक लेटर लिखा था जिसमें कि ये बात बताई गई थी कि इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है उसके अंदर कुछ करप्शन चल रहा है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट चल रहा है और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताया गया था। चेयरमैन हिरेन भानु के अंडर बैंक ने छोटी लोन्स और कॉर्पोरेट लोन्स तक का जो सफर था वो तय किया था, पर बिना किसी सेफ्टी के। ये सबसे बड़ा एक दिक्कत वाली बात थी। 25 करोड़ तक के लोन्स बिना ब्रांच मैनेजर की जानकारी के यहां पर दिए गए और ज्यादातर लोन्स जो थे वो एनपीएस बन गए। भाई साहब, फंड्स डायरेक्टली दूसरे बैंक्स में डाइवर्ट किए गए और यही नहीं, बड़े लोगों को बिना किसी रीपेमेंट के टेंशन दिए लोन्स दिए गए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है जो प्रीति जिंटा के लिए बहुत ही नासूर वाली चीज बन गई। इसमें लिखा था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का 18 करोड़ रुपए का लोन जो था वो डायरेक्ट राइट ऑफ कर दिया गया बिना किसी लीगल एक्शन के। इसके अलावा एक राजंस ग्रुप का भी यहां पर उल्लेख था जिसके लिए लिखा गया था कि इनको भी 95 करोड़ रुपए का लोन मिला और 210 करोड़ रुपए के एनपीएस ओंकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिए गए, जिसमें फ्रॉड होने का पूरा पूरा शक है। एक और घोटाला देखो, ₹7 करोड़ का लोन एसीए आईपीएल को दिया गया जो कि ओंकारा एआरसी का ही एक सिस्टर कंपनी है बिना ड्यू डिलीजेंस के। लोन्स भी इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के बेसिस पे अप्रूव किए गए और एक एजेंट मनीष सिमारिया कॉर्पोरेट लोन्स अप्रूव करवाता था और बड़ा कमीशन भी बीच में खाता था, पर उसका खुद का 8 करोड़ का लोन डिफॉल्ट था। एक्स एम्प्लॉइज ने और भी शॉकिंग बातें बताई। उन्होंने कहा कि 2019 में 80 सीनियर स्टाफ मेंबर्स को जबरदस्ती रिजाइन भी करवाया गया। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की फैमिली मेंबर्स को वीआईपी प्रमोशंस मिल रही थी, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज को हैरेस किया जा रहा था और सबसे बड़ा शॉकर, जो रिलेटिव्स फ्रॉड कर रहे थे उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी जा रही थी। जब 2021 से फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कैश बैलेंसेस एबनॉर्मल दिखाई देना शुरू हुए, तब आरबीआई ने एक्शन क्यों नहीं लिया? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बैंक का 23 करोड़ रुपए का लॉस और 22-23 में 31 करोड़ रुपए का लॉस रिकॉर्ड किया गया। आप सोचिए, 2023 में बैंक के पास 122 करोड़ रुपए कैश था, 2024 में 135 करोड़ रुपए, मगर अब आरबीआई बोल रहा है कि बैंक के वॉल्ट्स में कुछ भी नहीं। मतलब ये पैसे आखिर गए कहां? क्या आरबीआई जानबूझकर इग्नोर कर रहा था या कोई और यहां पर साजिश चल रही थी? अब जब बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई तब आरबीआई ने ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाई और पूरा बोर्ड ही डिसमिस कर दिया। श्रीकांत को यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और एक एडवाइजरी कमिटी भी बनाई गई। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो हुआ आपके और मेरे जैसे डिपॉजिटर्स का। बैंक अब नए लोन्स दे नहीं सकता, नए इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं सकता और लोगों का जो पैसा है वो भी बिना आरबीआई के अप्रूवल के वो वापस नहीं कर सकता। इस वजह से लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंचे, पर ज्यादा विड्रॉल्स ही वहां पर अलाउड नहीं थे। आरबीआई ने बोला है कि एलिजिबल डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा अंडर द DICGC एक्ट 1961, लेकिन इसकी भी वेरिफिकेशन प्रोसेस में टाइम लगे। अब देखिए, 21 फरवरी को प्रीति जिंटा ने वो अंधभक्त वाली पोस्ट करी। 21 फरवरी को ही ये आर्टिकल पब्लिश होता है। इसके बाद 24 फरवरी को प्रीति जिंटा एक तस्वीर अपनी पोस्ट करती हैं लिखते हुए महाकुंभ से कि ऑल रोड्स लीड्स टू द महाकुंभ एट प्रयागराज, सत्यम शिवम सुंदरम टिंग। इसके बाद ही मामला बढ़ जाता है। दरअसल इसके बाद कांग्रेस केरला का एक ट्वीट आता है जिसमें कि वो लिखते हैं कि प्रीति जिंटा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बीजेपी को दे दिया है और इसके बदले में उनको 18 करोड़ रुपए का एक राइट ऑफ लोन मिला है और बैंक जो है वो एक लास्ट वीक में कोलैप्स कर गया है। मतलब कि इन्होंने कहा था एक तरीके से कि 18 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कराने के लिए प्रीति जिंटा ने अपना अकाउंट जो है वो बीजेपी को दे दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस केरला ने लिखा कि भाई जो डिपॉजिटर्स हैं वो स्ट्रीट पर आ चुके हैं अपने पैसे को लेकर। इसके ऊपर अधिकतर सेलिब्रिटीज ऐसे ट्वीट्स के ऊपर रिस्पांस नहीं देते, लेकिन प्रीति जिंटा ने इसके ऊपर रिस्पांस दिया और कहा कि नहीं, मैं खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऑपरेट करती हूं और शर्म आनी चाहिए आपको फेक न्यूज को प्रमोट करने के लिए। मेरे लिए किसी ने कुछ भी या कोई लोन माफ नहीं किया है। मुझे हैरानी हो रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव मेरे नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फेक न्यूज, घिनौनी गॉसिप और क्लिकबेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स के लिए एक लोन लिया गया था और उसे 10 साल पहले पूरी तरीके से चुकाया गया है। उम्मीद है कि यह साफ करता है और फ्यूचर में कोई गलतफहमी इसके कारण नहीं होगी। इसके बाद प्रीति जिंटा ने एक और ट्वीट किया। कांग्रेस को जवाब देने के बाद प्रीति जिंटा ने एक और ट्वीट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया पर इतनी गलत जानकारी फैल रही है, लेकिन शुक्र है कि सोशल मीडिया का और शुक्र है एक्स का। अपनी पूरे करियर में मैंने कई सारे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट को गलत स्टोरी बनाते देखा है और उन्हें कभी भी माफी मांगने या स्टोरी सुधारने की शर्म भी नहीं आई। मैं
कोर्ट भी गई हूं और ढेर सारा पैसा भी खर्च किया इस चीज के पीछे। केस जो सालों साल चलते रहते थे, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें इन्हें यहां जिम्मेदार ठहराना चाहिए ताकि फ्यूचर में कुछ जवाबदेही हो। मैं इन जर्नलिस्ट के नाम लेना शुरू करूंगी जो स्टोरीज लिखते हैं बिना किसी जांच पड़ताल की। अगर तुम मेरी रेपुटेशन की कदर नहीं करते हो तो माफ करना, मैं भी तुम्हारी रेपुटेशन की कदर नहीं करूंगी। इसके बाद प्रीति जिंटा ने यहां पर 1992 स्कैम वाली सुचिता दलाल का नाम लिया, और इसके बाद इन्होंने लिखा कि अगली बार मुझे एक बार कॉल कर लेना और पता कर लेना कि जो स्टोरी आप करने जा रहे हो वो सच है भी या नहीं। मेरे नाम का इस्तेमाल करने से पहले आपको इतनी बात मेक श्योर करनी चाहिए। जैसे तुमने अपनी रेपुटेशन बनाने में सालों लगाए हैं, वैसे ही मैंने भी मेहनत करी है, काम किया है इस रेपुटेशन को बनाने में। अगर तुम मेरी रेपुटेशन की परवाह नहीं करते हो तो मैं भी तुम्हारी रेपुटेशन की परवाह नहीं करूंगी। मैं अब और बड़ा दिल दिखाने से तंग आ चुकी हूं, यहां पर मैं इस बात को खत्म करती हूं। अब ऑब्वियसली बात है, आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि 1992 स्कैम वाली सुचिता दलाल का यहाँ पर आखिर प्रीति जिंटा के ट्वीट से, कांग्रेस केरला के ट्वीट से आखिर क्या कनेक्शन आ गया जो इस पूरे पचड़े में उनका भी नाम आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि सुचेता जी जो हैं वो उस मनी लाइफ की कर्ता धर्ता है जिसने प्रीति जिंटा के महाकुंभ जाने के बाद में 2020 की इंडियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्टोरी को पोस्ट किया था, एक पूरा आर्टिकल पोस्ट किया था। इसके बाद में हालांकि जब ये पूरा मामला बढ़ा, प्रीति जिंटा का रिमार्क निकलकर सामने आया, तब इन्होंने अपनी इस स्टोरी में एक अपडेट करके सेक्शन जोड़ दिया कि भैया प्रीति जिंटा ने कहा है कि 10 साल पहले उन्होंने इस लोन को चुका दिया था। इसके बाद कांग्रेस केरला जो है अपना रिस्पॉन्स लेकर आता है और बोलता है प्रीति जी वैसे तो बड़े लोग क्लैरिफाई नहीं करते, लेकिन आपका क्लैरिफाई करने का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कांग्रेस केरला ने बिना इस स्टोरी की वेबसाइट को कोट करते हुए पूरी की पूरी स्टोरी वहां पर चेप दी कि भैया हमने तो यहां से आपका नाम उठाया था, इसलिए हमारी कोई डायरेक्ट गलती नहीं है। लेकिन जाते जाते एक शगुफ्ता और छोड़ गए, ये बोलते हुए कि भैया बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके जो प्रूफ है कि आपने लोन चुका दिया है उसके क्लेम्स यहां पर प्रूफ्स यहां पर सबमिट कर दो तो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि आपके क्लेम को एक सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि हम तो भैया उन लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं जिनका पैसा उस बैंक में फंस गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने प्रीति जिंटा को वहां पर घेरा है उससे इनकी मंशा साफ तौर पर दिखाई देती है। और एक हिंदू होने के नाते जब आप इस देश में अपने हिंदुत्व के बारे में बात करते हो, अपने धर्म के बारे में बात करते हो, तो आपके साथ किस तरह का सलूक किया जा सकता है उस चीज को भी यहां पर एक्सपोज सीधे सीधे तौर पर प्रीति जिंटा ने कर दिया है। अब आप मुझे बताइए कि आप प्रीति जिंटा के साथ हैं या आपको भी लगता है कि नहीं, इस देश में हिंदू होना सही नहीं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।